हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत बात होती रही है। वास्तव में कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया सिवाय उत्तराखंड के, जहां पर मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उस कमेटी में सारे लॉस के एक्सपर्ट्स नहीं आए। ये उस कमेटी की एक बहुत बड़ी कमी रह गई। अब सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी की 4 पेटिशंस पे बहस हुई कल, थोड़ी बहुत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। केंद्र सरकार को डायरेक्टिव दी गई कि वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पर दें कि उनका क्या स्टैंड है। हियरिंग के दौरान ही किसी ने पॉइंट आउट किया कि अश्विनी उपाध्याय जी ने ऐसी ही कोई पेटिशन पहले भी फाइल की थी और उसको फिर विड्रॉ किया। अश्विनी उपाध्याय जी थोड़ा हेसिटेंट थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया कि वो पेटिशन रिकॉर्ड पे लाई जाए। मामला यह है कि अश्विनी उपाध्याय ये कहते हैं कि देश में डिवोर्स का और एलिमनी का और एडॉप्शन का यूनिफॉर्म लॉ हो, एक लॉ हो। ये कुछ यक्सा सिविल कोड की डायरेक्शन में उठाया गया कदम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रेयर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को डायरेक्टिव दे कि वो ऐसा लॉ बनाए, या लॉ कमीशन को डायरेक्टिव दे। बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि लॉ कमीशन तो अभी 2 साल पहले इस पे कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉर फीजिबल। जस्टिस चौहान लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। लेकिन आज के इस एपिसोड में लीगल अवेयरनेस के, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये क्या मैटर है, हम बात करेंगे डिवोर्स लॉ में क्या ग्राउंड्स हैं। देखिए, डिवोर्स हिंदू लॉ में तो थी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, जस्टिस अरिजीत पसायत और जस्टिस जीएस सिंघवी की बेंच, कि जब से हिंदू मैरिज एक्ट बना है डिवोर्सेस के केसेस बढ़ गए हैं। ये बात कही गई कि अब अक्सर जब लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, उसके साथ ही डिवोर्स की तैयारी भी शुरू कर देते। इस्लामिक लॉ में डिवोर्स का प्रावधान बहुत पुराना है और पहले दिन से है, और वो इस्लामिक लॉ का एक इन द सेंस प्रोग्रेसिव स्टेप माना जाता है, क्योंकि अगर शादी कोलैप्स कर गई है, अगर लाइफ हेल बन चुकी है, तो बेहतर है कि दोनों पार्टनर्स अलग अलग हो जाएं और डिग्निफाइड तरीके से अलग हो जाएं। आज के इस एपिसोड में जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये कि अपने व्यूअर्स को बताऊं कि देश में डिवोर्स के सिलसिले में अलग अलग क्या कानून है। असलियत यह है कि उन कानूनों में ऑलरेडी बहुत समानता है। जो डिवोर्स की ग्राउंड्स हैं, वो चाहे हिंदू लॉ हो कि पारसी लॉ हो कि क्रिश्चियन लॉ हो कि मुस्लिम लॉ हो, बाय एंड लार्ज वो एक सी ग्राउंड्स हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हेयर एंड देयर, लेकिन ठीक है, लीगल अवेयरनेस के व्यूअर्स जानना चाहते हैं तो हम बात करें। और हद तो यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जो अपने आप में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, उसमें भी जो ग्राउंड्स हैं वो सिमिलर है। आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का। डिवोर्स की बात हो रही है, ग्राउंड्स की बात हो रही है। पहली ग्राउंड यह है सेक्शन 13 में
कि सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स, वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और पर्सन से अदर देन स्पाउस कर लिया, अडल्ट्री की बात हो रही है। अडल्ट्री की ग्राउंड्स और लॉज में भी है। फिर बात हो रही है कि सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज के बाद क्रूएल्टी हुई, क्रूएल्टी का लॉ भी कॉमन है। फिर ये बात हो रही है कि 2 साल से ज्यादा का डिजर्शन कर दिया, छोड़ दिया। फिर ये बात हो रही है कि हिंदू नहीं रहा, दोनों पार्टनर्स में से किसी और ने हिंदू मजहब को त्याग कर कोई और मजहब अपना लिया, तो ये डिवोर्स की ग्राउंड बन जाएगी। तो सारे लॉज में ये प्रावधान है कि अनसाउंड है या कोई मेंटल इलनेस है, कोई साइकेट्रिक ऑर्डर का मामला है, डिसऑर्डर का मामला है, हर लॉ में ये ग्राउंड भी है। मेंटल डिसऑर्डर की बात हुई है, साइकोपैथेटिक डिसऑर्डर की बात हुई है, कोई इनक्योरेबल और विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी है, अब इस लोग को हटा दिया गया है लेप्रोसी की, कोई वेनरल डिजीज है कम्युनिकेबल टाइप, किसी ने संन्यास ले लिया है, या 7 साल से उसके बारे में कोई खबर नहीं कि जिंदा है या मुर्दा है, उसके बारे में सुना नहीं गया। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर एक हिंदू मैरिज को खत्म किया जा सकता है। फिर वाइफ के लिए कुछ और बात ऐड कर दी गई कि अगर हस्बैंड जो है सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज के बाद गिल्टी ऑफ रेप है, सोडोमी है, तो उसको भी यह हक होगा कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए, या उसने दूसरी शादी कर ली है तो वो राइट होगा। बाइगमी की ग्राउंड भी कॉमन है। फिर अब इसी तरह अगर आप आए स्पेशल मैरिज एक्ट, जो मैंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है अपने आप में, 1954 का इसका सेक्शन 27 है। यहां भी वही ग्राउंड आ गई कि साहब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया किसी और के साथ मैरिज के सोलोमनाइजेशन की, यानी हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड है उसी तरह की ग्राउंड स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आ रही। डेजर्ट कर दिया 2 साल वाली ग्राउंड, ये कॉमन है देखिए हिंदू मैरिज एक्ट से। 7 साल की सजा हो गई उसको, क्रूएल्टी में इन्वॉल्व है मामला, अनसाउंड माइंड का मामला है, गायब है 7 सालों से। फिर लेप्रोसी वाला इश्यू आ गया जो अब डिलीट कर दिया गया, कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ डिजीज की बात आ गई, हस्बैंड रेप और सोडोमी में इन्वॉल्व है इसकी बात आ गई। तो यानी हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड्स हैं उसी तरह की ग्राउंड्स जो एक तरीके की वॉलंटरी यूनिफॉर्म सिविल कोड है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की, उसमें भी है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करें तो ये ग्राउंड्स एप्लीकेबल होंगी। आइए अब और लॉस की तरफ देखते हैं। पारसी लॉ, बहुत कम है देश में पारसी, और अभी इतना बड़ा हादसा हो गया बॉम्बे में, कार एक्सीडेंट में इतना बड़ा आदमी दुनिया से चला। पारसी लॉ जो है वो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है 1936 का। इसके सेक्शन 32 में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स दी हुई। यहां भी बात हो रही है कि शादी होने के बाद अगर अज़्वादी ताल्लुकात 1 साल के अंदर अंदर नहीं हुए, मैरिज कंजुमेट नहीं हुई 1 साल के अंदर, क्योंकि डिफेंडेंट ने रिफ्यूज किया, तो ये ग्राउंड बनेगी डिवोर्स। अनसाउंड माइंड की भी बात हो गई। फिर ये बात हो रही है कि अनसाउंड है 2 साल से। फिर एक नई ग्राउंड यहां पे है
प्रेग्नेंट थी वाइफ, किसी और का हमल था, प्लेंटिफ के अलावा किसी और का बच्चा उसके पास था और उसको पता चल गया। अब ये 2 साल के अंदर अंदर ही हो सकता है शादी के बाद, और हस्बैंड इस फैक्ट से इग्नोरेंट हो, ये भी शर्त है। अगर वो इग्नोरेंट नहीं था, उसे मालूम था कि जिससे शादी हो रही है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो इस ग्राउंड पर डिवोर्स नहीं हो सकता। फिर वही बात आ गई कि अडल्ट्री, बाइगमी, रेप, अननेचुरल ऑफेंस में अगर हस्बैंड इन्वॉल्व है तो डिवोर्स हो सकती। लेकिन इन सब में भी वही बात होगी कि जब से उसको पता चला 2 साल के अंदर अंदर वो पिटीशन फाइल होनी चाहिए। तो ये देखिए पारसी लॉ, और ग्राउंड्स इधर भी आप देख रहे हैं कि सिमिलर हैं, कुछ एक दो ही अलग है। क्रुएल्टी की ग्राउंड यहां पे भी है पारसी लॉ में। अब यहां जो एक नई बात पारसी लॉ में आई वो है कि ग्रीवियस हर्ट अगर कॉज की है प्लेंटिफ, या वाइफ को हस्बैंड ने कंपेल किया है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो ये एक ग्राउंड होगी डिवोर्स की। लेकिन यहां भी ये काम 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। फिर 7 साल की जेल हो गई, ये कॉमन ग्राउंड है। डिजर्ट कर दिया, 2 साल से छोड़ रखा है, ये ग्राउंड है। और सीज टू बी पारसी, अगर पारसी नहीं रहा डिफेंडेंट, तो प्लेंटिफ को ये राइट होगा कि वो डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू करे। तो आपने देखा थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन बाई एंड लार्ज सिमिलर ग्राउंड्स हैं। क्रिश्चियन लॉ की बात कर लेते हैं। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, 2001 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। सेक्शन 10 है इंडियन डिवोर्स एक्ट, ईसाइयों पर लागू है। अडल्ट्री की ग्राउंड है, कन्वर्जन की ग्राउंड है, ईसाई नहीं रहा तो ये ग्राउंड बन जाएगी डिवोर्स। अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल दीवाना हो गया, इनक्योरेबल डिजीज से सफर कर रहा है 2 साल से, उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया, गायब है 7 साल से, विलफुल नॉन कंज्यूमेशन है मैरिज का, डिक्री हुई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, उसके नतीजे में भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं हुआ। और फिर एक ग्राउंड जो और जगह नहीं है और ईसाइयों के लॉ में है, अगर प्लेंटिफ को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो अगर डिफेंडेंट के साथ, रिस्पोंडेंट के साथ रहा तो वो इंजूरियस होगा उसके लिए, ये एक बड़ी वाइड ग्राउंड है। मुस्लिम लॉ पर आ जाइए। अब मुस्लिम लॉ में जो हस्बैंड का राइट टू डिवोर्स है उसको कोडिफाई नहीं किया। उसकी वजह से आपको मालूम है कि ट्रिपल डिवोर्स के मामले में कोर्ट ने कह दिया कि ये वॉइड है। तलाक हसन के मामले में पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। इनिशियली लग रहा था कि कोर्ट उस मामले को नहीं सुनना चाहती, लेकिन सिमिलर ग्राउंड्स होंगी वहां पे भी और होनी चाहिए। कोई आर्बिट्रेरी राइट नहीं हो सकता कि जब चाहे बिना किसी वजह के आप वो कर दें। लेकिन जो खुला का राइट था मुसलमान औरतों का, उसके तहत भी जब उन्हें डिवोर्स नहीं हो रही थी तो मुसलमान औरतें मजहब की तब्दीली कर लेती थीं, कन्वर्ट हो जाती थीं और मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती। अब मुस्लिम क्लर्जी ने अंग्रेजों से कहा
कि तब्दीली मजहब पर मैरिज डिसॉल्व ना हो, जो क्लासिकल इस्लामिक फिक्र के बिल्कुल खिलाफ बात। अंग्रेजों ने कहा यह बात मान ली जाएगी, लेकिन फिर उनके लिए एक एवेन्यू तो क्रिएट हो जिसके तहत अगर वो शादी में नहीं रहना चाहती तो डिवोर्स ले पाए। इसके नतीजे में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पास हुआ, जिसके सेक्शन 2 में वो ग्राउंड्स दी हुई हैं जिन पर एक मुसलमान औरत अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है कोर्ट को इन्वॉल्व कर। 4 साल से हस्बैंड का अता पता नहीं, ये ग्राउंड है। अब ये देखिए, एक ग्राउंड जो और जगह नहीं है वो यहां है कि हस्बैंड ने 2 साल से नेग्लेक्ट किया या मेंटेनेंस नहीं दी। वाइड ग्राउंड है, ब्रॉड ग्राउंड है। या हस्बैंड को 7 साल की सजा हो गई, या हस्बैंड ने मैरिटल ऑब्लिगेशंस 3 साल के से अदा नहीं किए, या हस्बैंड इंपोर्टेंट था शादी के वक्त और अभी भी इंपोर्टेंट। ये ग्राउंड भी आपको और जगह नहीं मिली। या हस्बैंड पागल दीवाना है 2 साल से, ये विरुलेंट डिजीज है, वेनरल डिजीज है। या बच्ची की शादी कर दी गई जब वो 18 साल से कम की थी। फिर ये बात और कही गई कि हस्बैंड जो है अगर उसने क्रूएल्टी की, अब ये क्रूएल्टी के ग्राउंड और लॉज में भी है, मगर यहां और सफाई दी गई उसकी कि क्रूएल्टी क्या है। अगर उसने हैबिचुअली असॉल्ट किया है या उसने लाइफ को मिजरेबल बना दिया है, यहां कहा कि फिजिकल कंडक्ट जरूरी नहीं है, यानी मेंटल क्रूएल्टी भी कवर होगी। habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct, even if such conduct does not amount to physical maltreatment, physical ill treatment, associates with women of evil repute or leads an infamous life। अगर अपनी बीवी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है तो वो भी ग्राउंड। attempts to force her to lead an immoral life, उधर आपने देखा था, अभी मैंने बताया था, फोर्स किया अगर प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या उससे भी वाइड चीज ली, इमोरल लाइफ। और फिर एक चीज जो और लॉज में नहीं है, डिस्पोजेस ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट्स ओवर इट। अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी तो ये भी एक ग्राउंड होगी कि वो उस मैरिज से निकल जाए, या उसका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उस राइट की एक्सरसाइज में अगर कोई रुकावट डालता है तो ये भी ग्राउंड होगी और क्रूएल्टी माना जाएगा इसे। फिर कहा ही हैज मोर वाइव्स देन वन एंड डज नॉट ट्रीट हर इक्विटेबली इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ कुरान। अगर इंसाफ नहीं करता, एक से ज्यादा बीवी हैं तो ये भी क्रूएल्टी। आप देखिए हिंदू लॉ के सिलसिले में ये बात कही गई थी कि अगर कोई बहू ये कहे कि उसका हस्बैंड अलग रहे तो ये क्रूएल्टी मानी जाएगी और हस्बैंड को राइट होगा कि वाइफ को छोड़। मैं समझता हूं कि ऑलरेडी जो स्टैट्यूटरी लॉ है डिवोर्स का, उसमें बाई एंड लार्ज ग्राउंड सिमिलर हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कुछ चीजें मुस्लिम लॉ में अच्छी हैं। अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठकर उनको इवैल्यूएट करना चाहती है तो वो इवैल्यूएशन हो, और ये इवैल्यूएशन जल्दी में नहीं होता
हिंदू लॉ रिफॉर्म कमेटी 1941 में बनी और हिंदू मैरिज एक्ट जाकर हिंदू कोड बिल 1955 में आ रहा। 14-15 साल लगते हैं लॉ रिफॉर्म, उसमें भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भी रिफॉर्म्स किए गए, 2005 तक रिफॉर्म किए गए। इस पेटिशन में जो और बातें हैं उनके सिलसिले में भी आगे के हम एपिसोड्स में बात करेंगे। मैं समझता हूं कि क्या लॉ बनाया जाए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, सरकार का प्रोरोगेटिव है, पार्लियामेंट का हक है। पॉलिसी मैटर्स में, लॉ मेकिंग में कोई कोर्ट डायरेक्टिव दे सरकार को कि आप ये लॉ बनाओ या वो लॉ बनाओ, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के विरुद्ध जाना होगा। और इस तरह के कई मामलात ऐसे हैं जिनमें पहले कोर्ट ये कह चुकी है कि ये पॉलिसी डिसीजंस, आर्टिकल 44 आफ्टर ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। ये सरकार का हक है कि जब सरकार को मुनासिब लगे तब वो इस मामले में आगे बढ़े। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।